हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश रोहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जो हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज थी उसमें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था हमारा स्टोन एज, और उसके बाद हमने देखा था कि चैल्कोलिथिक एज और फिर हमारा आयरन एज। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम कवर करेंगे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उससे पहले सबसे पहले हम चलो देख लेते हैं हमारी जो टाइमलाइन है, एक बार हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे हमारी इस एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने देखा स्टोन एज, इसके बाद हमने देखा चैल्कोलिथिक पीरियड, और साथ साथ हमने देखा मेगालिथिक पीरियड जिसको हम आयरन एज भी कहते हैं। इसके बाद अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे हमारा वैदिक एज आ जाएगी। वैदिक एज के अंदर हम हमारे जो ये वही टाइम है जब हमारे 4 वेद लिखे गए थे। कौन कौन से थे? ओल्डेस्ट वेद है हमारा ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, इसके बाद हम जैसे आगे देखते हैं तो हम बात करेंगे जनपद के बारे में, और फिर कुछ जनपद जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं महाजनपद। महाजनपद, ठीक है। महाजनपद में से एक जो महाजनपद होता है मगध, और जो ये महाजनपद थे ना इसके टोटल 16। अब इनमें से जो एक महाजनपद था मगध वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और वही फिर पूरे जो इंडिया है हमारा उसके ऊपर फिर पूरा एक एम्पायर बना लेता है। तो हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, और मगध में भी जो हम सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस देंगे वो देंगे हम मौर्यन डायनेस्टी को, इसको मौर्यन एम्पायर भी कहते हैं। इसी टाइम पे हम बुद्धिज्म और साथ साथ हमारा जैनिज्म, ठीक है, इसको भी कवर करेंगे। मगध, फिर इसके बाद जो टाइम आता है मौर्यन एम्पायर में, ये एक ही समय पे चलता है साथ साथ, ठीक है, पैरेलली चलता है। तो इसी टाइम पे जो बाद आता है मौर्यन एम्पायर के बाद वो आता है पोस्ट मौर्यन एरा। इसी के अंदर हमने देखा था कि जो हमारी जो टाइमलाइन है ना वो भी चेंज हो जाती है। जो हमारी टाइमलाइन चेंज हो जाती है मतलब कि इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे उनका बर्थ होता है। इसके जो बाद वाला टाइम है उसको हम एडी और आपका सीई कॉमन एरा और फिर आपका प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। और इससे जो पहले वाला टाइम है इसको हम बीसीई बिफोर कॉमन एरा, इसके साथ साथ हम इसको बिफोर कॉमन एरा और आपका बीपी बिफोर प्रेजेंट और आपका सीई नहीं सॉरी, इसके अंदर हम जानते हैं इसको बीसी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बीसीई, बीपी और बीसी बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब एनो डोमिनी और सीई मतलब कॉमन एरा और प्रेजेंट, ये जानते हैं। फिर इसके बाद जो हम देखते हैं जो नेक्स्ट एम्पायर बनाते हैं वो है हमारे गुप्ता। इसके बाद हम गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे। गुप्ता एम्पायर के बाद फिर इनका भी एम्पायर टूटता है, डिसइंटीग्रेट होता है, तो उसको हम जानते हैं पोस्ट गुप्तन एरा के नाम से, तो वो पढ़ेंगे पोस्ट गुप्तन एरा। और इसके बाद भी फिर हम जो हमारी जो अर्ली मिडिवल की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से हो जाती है पोस्ट गुप्तन एरा के बाद। जो कुछ डायनेस्टीज है इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल आपकी साउथ इंडिया की हो गई, फिर आपकी राष्ट्रकूट डायनेस्टी हो गई, चोला चेरा पांड्या, ये सारी जो डायनेस्टीज हैं ये सारी हम इसके अंदर कवर करेंगे। इसको कहते हैं अर्ली मिडिवल। और इसी के बाद से फिर हमारा जो है एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है और फिर हमारी मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी मैंने आपको वीडियोस में बताई है, और मैं फिर से आपको बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको जो ये हेडिंग्स है ना एटलीस्ट ये याद रहे आपको, ताकि एक सीरीज में याद रहे कि किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है। ठीक है, और जैसे जीसस क्राइस्ट है, इनका बर्थ भी हमने देखा था कि पोस्ट मॉडर्न एरा के टाइम पे इनका बर्थ हो जाता है। इससे पहले वाले टाइम को हमें जो जितने भी ये टॉपिक्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, इनको हम इन्हीं से डिनोट करते हैं, बीसी, बीपी या बीसी। और इसके बाद वाले टाइम को जैसे आज हमारा चल रहा है 2024, ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे इसी से एडी
AC प्रेजेंट। तो ये सारी चीजें थी। अब हम बात करते हैं हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब उसके बाद से क्या है, हमने जो चालकोलिथिक एज देखा था ना, उसके बाद से मेटल स्टार्ट हो जाएगी यूज होना। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, सबसे पहले हम देखते हैं इसको भी कई और नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में इसको, हिंदी वालों के लिए, हिंदी के लिए बच्चे कहते हैं कि सर आप प्लीज हिंदी में भी हेडिंग वगैरह लिख दिया करो, तो हिंदी वालों के लिए भी लिख देता हूँ, सिंधु घाटी और सभ्यता। ठीक है, हिंदी में इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता। तो उसके काफी नामों से इसको जाना जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब इसके बारे में देखो, मैं आपको इसका ना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। इसकी एक स्टोरी बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग है काफी। क्या था कि आप लोगों को सबको पता है कि इंडिया में सबसे पहले हमारे ऊपर जो रेलवेज है, मतलब इंडिया में रेलवेज का जो इंट्रोडक्शन है वो ब्रिटिशर्स ने किया था। ठीक है, और इंडिया के ऊपर भी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो इनकी जो आर्मी थी ना, उसमें जो सोल्जर्स थे, उसमें से एक सोल्जर था जिसका नाम था, जैसे आर्मी होती है, आर्मी में सोल्जर्स होते हैं ना, तो उनमें से जो एक सोल्जर था उसका नाम था जेम्स लेविस। तो ये जो था ना, ये काफी तंग आ गया अपने मतलब ऑफिसर से, ऑफिसर हो गया, ऑफिशियल्स हो गया, इनसे तंग आ गया कि ये करप्ट हैं, ठीक से काम भी नहीं करने देते, परेशान करके रखते हैं। तो इसने क्या करा, इसने ना बिना बताए अपने ऑफिसर्स को और जॉब छोड़ देता है और चला जाता है कहीं। तो उसके बाद फिर ये ट्रैवल करता है, अपना शौक पूरा करता है ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग का शौक पूरा करता है, इंडिया को घूमता है, ऐसे अलग अलग जगहों पे जाता है, कल्चर देखता है, लोगों से मिलता है। तो इसने अपना नाम भी चेंज कर लेता है, तो काफ़ी ज़्यादा डायरी में अपनी नोट करता रहता है। तो ऐसे उसके 2 साल बाद के टाइम पे, ये जो टाइम था ना, जैसे अब 2 साल बाद, मतलब कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1827 की बात बता रहा हूँ, जब इसने जॉब छोड़ी, और 1829 को ये पंजाब वाले एरिया में पहुंचता है और वहां पे देखता है कि इसको ना एक, इसको एक वो दिखता है कि मतलब एक मोन्यूमेंट दिखता है, मतलब अजीब सी एक जगह दिखती है कि यहाँ पे बहुत पुरानी ईंटों की इमारतें बनी हुई है और खंडर टाइप होता है ना, रूइंस, वो दिखता है इसको। तो उसके बारे में उसकी ड्राइंग भी बनाता है, उसके बारे में लिखता है कि आज ये डेट है, मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। तो उस टाइम पे इसको पता नहीं होता कि ये जो रूइंस देख रहा है, खंडर देख रहा है, वो बहुत ज्यादा पुराने हैं। वही जो वो देख रहा था ना, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक शहर था जिसको हम हड़प्पा कहते हैं यहाँ पे। और ठीक इसके 10 साल बाद लगभग, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके 10 साल बाद, 100 साल बाद, ये बात है 1920s की। उस टाइम पे क्या होता है कि जो रेलवे है, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ब्रिटिशर्स रेलवे को लाए थे इंडिया में, तो रेलवे का ना ट्रैक पंजाब में बिछा रहे थे। तो उस टाइम पे क्या है कि जो ट्रैक बिछा रहे थे, नीचे उनको ईंट लगानी पड़ती थी। तो ईंट लगाने के लिए भी उनको ईंट की जरूरत पड़ी, लेकिन ईंट को आने में डिले हो गया काफी। तो जो लगाने वाले थे उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो वो देखते हैं आसपास ही ना उनको बहुत सारी एक ऐसी ईंट मिल जाती है, पड़ी हुई बिल्डिंग मिल जाती है। तो वो सोच रहे हमारा तो काम आसान हो गया, अब यहाँ से हम ईंट उठाते हैं और यहीं पे लगा देते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि बिल्डिंग्स काफी यूज करके वहाँ की ईंट और ट्रैक के बीच में बिछा दी। फिर बाद में जाके पता चला कि जब इसके बारे में खबर फैली और जो लोग इसकी स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, उनको पता चला, तो उन्होंने काफी गुस्सा करा। क्यों? क्योंकि वो जो इन्होंने जो ईंट उठाई थी ना, वो किसकी थी? वो हड़प्पा की थी। ठीक है, ये एक शहर था हड़प्पा, जो कि हमें फर्स्ट टाइम मिला था, और ये टाइम है 1920 का। तो जो फर्स्ट टाइम जिसकी एक्सकवेशन हुई थी, वो हुई थी 1921 में। और इसी टाइम पे जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जैसे मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है,
ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, याद रखना 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और उस टाइम पे 1920s की बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्टर बनाया था जिसको, उनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को ये ईस्ट इंडिया कंपनी ASI का डायरेक्टर बना देती है। और इनके टाइम पे ही जो हड़प्पा की ना खुदाई हुई थी, फर्स्ट टाइम एक्सकवेट किया था हड़प्पा पूरा सिटी, मतलब अच्छे से उसको रीड करा, क्या क्या मिल रहा है, कैसे कैसे मिल रहा है, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग मिली, पूरा शहर का शहर मिला, तो सारी चीजें हमने एक्सकवेट की। और इस टाइम पे जो इंडियन आर्कोलॉजिस्ट के साथ मिलकर की थी, तो इस टाइम पे जो इंडियन की जो मेन आर्कोलॉजिस्ट थे, उनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, उनका नाम याद रखना, जो हड़प्पा से रिलेटेड है 1920 में, इसका नाम है दयाराम साहनी। ठीक है। देखो अब मैंने आपको बताया जो फर्स्ट जो सिटी जो एक्सकवेट हुई उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा अलग है, हड़प्पन अलग है। हड़प्पा जो एक शहर है हड़प्पा, और जब ये एक्सकवेट हुई तो उसका नाम हमने हड़प्पा रखा। लेकिन हमने देखा उसके बाद 1 साल बाद फिर हमारी मोहनजोदाड़ो भी हुई, मोहनजोदाड़ो में भी हमें मिले। तो जो मोहनजोदाड़ो है, अब देखा कि काफी धीरे धीरे हमें मिलती जा रही है, तो हमने जो सिविलाइजेशन थी ना, इसका नाम ही हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। हड़प्पा एक शहर है, और हड़प्पन जितने भी हमें उससे रिलेटेड, उस टाइम से रिलेटेड जितने भी हमें बाकी शहर मिले ना, उस पूरी सिविलाइजेशन का नाम हमने हड़प्पन रखा। तो हमको पता चल गया कि हम इसको हड़प्पन क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो शहर था जो हमें मिला था वो था हड़प्पा। ठीक है, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आई आपको। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, एक कहानी था, जो काफी इसमें मतलब इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे इसमें से जो अगर आ जाता है क्वेश्चन की इंडस वैली सिविलाइजेशन के फादर का नाम क्या है, तो आपको जॉन मार्शल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं के टाइम पे इसकी एक्सकवेशन स्टार्ट हुई थी, इसकी खुदाई स्टार्ट हुई थी, जॉन मार्शल। लेकिन अगर आ जाता कि जो मेन आर्कोलॉजिस्ट थे हड़प्पा शहर के, तो दयाराम साहनी। और अगर आपका आ जाता है मोहनजोदाड़ो के, जो कि 1 साल बाद इसके एक्सकवेट हुआ था, मोहनजोदाड़ो से याद रखना, मोहनजोदाड़ो का ले देता हूं मैं इधर, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसके जो मेन आर्कोलॉजिस्ट थे उनका नाम था RD बनर्जी। ठीक है, RD बनर्जी, दयाराम साहनी, हड़प्पा से हैं, और ये मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड है। अब मोहनजोदाड़ो का भी नाम मोहनजोदाड़ो इसलिए रखा गया क्योंकि इसका मतलब हिंदी में इंग्लिश में होता है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, माउंड ऑफ द डेड। क्योंकि यहाँ पे ना हमें काफी ज्यादा स्केलेटन्स वगैरह मिले थे, जितने भी हमारे जो स्केलेटन्स है, अवशेष होते हैं ना, हड्डियां होती हैं, लोगों की काफी ज्यादा मिली, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया माउंड ऑफ द डेड। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। अब हम आगे मूव करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है ना उसकी तरफ। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो नाम है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों रखा, इसका हमने कुछ और नाम क्यों नहीं रखा। रिवर तो ऐसे गंगा भी है, गंगा वैली सिविलाइजेशन क्यों नहीं रखा हमने इसका नाम, और यमुना वैली सिविलाइजेशन क्यों नहीं रखा। इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने इसलिए नाम रखा क्योंकि देखो जो इंडस रिवर है ना हमारी, ये निकलती है हमारी हिमालय से निकलती है, और वहां से इंडिया में भी जो ऊपर लद्दाख वाला एरिया है ना, वहां तक आके फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में जाके फिर ये लास्ट में अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, तो जो ये जो हमारी जो इंडस रिवर है, इसको इंग्लिश में इंडस कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सिंधु। तो जो हमारी जो रिवर है इंडस रिवर, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, उन्हीं के आसपास ये जो हमारी जो सिविलाइजेशन है ना, ये फ्लरिश हुई थी। जैसे ये इंडस रिवर है, तो इसी के आसपास ये जो सिविलाइजेशन है फ्लरिश हुई थी। इसकी जो सहायक नदियां आ जाती हैं इधर, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, और आपका कौन सी आ गई, 5 नदियां है ना, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और आपका ब्यास। ये 5 रिवर हैं इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं सिंधु की। तो इन्हीं के आसपास, इनके बैंक्स पे अलग अलग सिटीज हुई, हड़प्पा हुई, मोहनजोदाड़ो हुई, लोथल हुई, तो ये सारी काफी सिटीज हमें मिली। ठीक है, राखीगढ़ी। तो इनके बारे में हम जानेंगे। अब हमें सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, और इसके साथ साथ आप एक चीज और याद रखना कि जो सिविलाइजेशन है ना, ये
अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब नगरी, हिंदी में नगर होता है ना, नगर। एक होता है रूरल जो गांव टाइप होता है, एक होता है अर्बन शहर। तो इसको हम अर्बन मानते हैं। अर्बन क्यों मानते हैं इसको, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसके साथ मैं एक चीज और बोलूंगा कि इसमें भी ना मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक तो भी बन रही है, इसके बाद एक वीडियो और मैं अपलोड करूंगा 2 पार्ट्स में, क्योंकि इसके अंदर पहले हम इसके बारे में जानेंगे, सिविलाइजेशन के बारे में, और सेकंड वीडियो में जो हम बात करेंगे कि इस टाइप से, मतलब इस चैप्टर से किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक एक सिटी को हम पकड़ेंगे, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखने की वो करेंगे, ताकि हमें साथ साथ एग्जाम की भी प्रिपरेशन हमारी अच्छे से होती है। इसमें तो हम पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लेंगे, सिविलाइजेशन कैसी थी क्या थी, तो ये चीज भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का इस तरीके से फैली हुई थी पूरी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो एक्सटेंशन था कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ में कहाँ तक थी, साउथ में कहाँ तक थी, ईस्ट में कहाँ तक थी और वेस्ट में कहाँ तक थी। तो वो सारी चीजें भी देख लेते हैं सबसे पहले हम। और इसमें एक चीज और याद रखना है कि जो सिविलाइजेशन थी अर्बन थी। एग्जाम में आ जाता है बहुत सी बार क्वेश्चन की ये रूरल सिविलाइजेशन थी, अर्बन थी, सेमी अर्बन थी, सेमी रूरल थी, कैसी, तो अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं इसका एक्सटेंशन, देखते हैं सबसे पहले। देखो मैं ऐसा बना देता हूँ ये एरो, इससे आपको पता चले। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, और ये वेस्ट। अब देखो नॉर्थ में जो इसका जो एक्सटेंशन था ना, वो इसका एक्सटेंशन था, एक गांव है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, मांडा J&K, यहां तक इसका एक्सटेंशन था नॉर्थ में। और अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में था इसका आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है आलमगीरपुर, ठीक है। और अगर इसका हम साउथ में करें तो साउथ में इसका दैमाबाद, दैमाबाद एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है, दैमाबाद, MH मतलब महाराष्ट्र। और अगर वेस्ट की बात करें, जो मतलब वेस्ट में पाकिस्तान, उस टाइम पे क्या था कि पाकिस्तान तो नहीं था, तो पाकिस्तान वाला भी जो एरिया है वो इंडिया के अंदर था, तो सुक्ता गेंद्र, सुक्ता गेंदर, ये आज का जो पाकिस्तान के अंदर एक जगह है बलूचिस्तान, उस वाले एरिया में पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो इसका एक्सटेंशन है ना, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है नॉर्थ में कहाँ तक था, साउथ में कहाँ तक था, ईस्ट में और वेस्ट में। तो एक बार आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप, मैं इसको फिर मिटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे इसके अर्बनाइजेशन के बारे में। उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो टाइम था ना, इस टाइम पे हमारी 4 पूरे वर्ल्ड में ना 4 सिविलाइजेशन थी। जैसे ये अर्बन सिविलाइजेशन थी ना, इसके साथ साथ हमारे उस टाइम पे 4 और सिविलाइजेशन थी। ये 4 सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी, तो देखो, एक तो मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो इंडिया के अंदर थी, इंडस रिवर के आसपास। इसके बाद थी एक, और देखो जो जितनी भी सिविलाइजेशन थी ना, ये सारी की सारी सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदी के आसपास थी। एक नदी या एक से ज्यादा नदी उन्हीं के आसपास थी, क्योंकि देखो अब कोई भी जो शहर है या लोग, जहाँ सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहेंगे, ऐसी जगह तो रहेंगे ना जहाँ पे उनको पानी मिले रहने के लिए। तो रिवर सबसे जो अच्छा सोर्स है पानी का वो, क्योंकि फ्रेश वाटर होता है रिवर के अंदर, ठीक है। ओशन के आसपास वो रह नहीं सकते, वहाँ पे तो सॉल्टी वाटर होता है, तो वो पीने लायक पानी होता नहीं है। और जो लेक्स वगैरह एक टाइम बाद उनका पानी भी गंदा हो जाता है, तो जो मूविंग वाटर है वो रिवर्स में होता है, जिसको फ्रेश वाटर कहते हैं। तो रिवर एक बहुत अच्छा सोर्स था, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में काम कर रही है, ठीक है, रिवर से हम पानी एग्रीकल्चर में हम इरिगेशन कर सकते हैं, और पीने के लिए भी सबसे अच्छा है। तो जो उस टाइम पे जो ऑक्यूपेशन था सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड था। तो इसके बाद बात करते हैं हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक हो गई, जो कि हमारी इंडस रिवर के आसपास थी, ठीक है। इसके बाद थी एक चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइना के अंदर, ये जो रिवर थी इसका नाम था वैंग हो, ठीक है। और इसके बाद एक थी मेसोपोटामिया,
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये जो थी ईरान है ना, ईरान के आसपास थी, और इसके पास जो रिवर थी वो थी एक टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ये याद रखना, आ जाता है मेसोपोटामियन के आसपास टिग्रिस और यूफ्रेट्स। और एक थी हमारी इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके आसपास जो रिवर थी वो थी नाइल, जिसको हिंदी में नील नदी भी कहते हैं। जो ये है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। याद रखना, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, और लार्जेस्ट रिवर वर्ल्ड की है अमेजोन, जो कि साउथ अमेरिका में है, ये अफ्रीका के अंदर है। तो ये सारी चीजें हो गई, 4 सिविलाइजेशन। याद रखना ये सारी एक साथ पे ही फ्लरिश हो रही थी, एक साथ पे ही थी। और एक चीज हमें देखने को मिलती है, जो इंडस वैली थी और जो ये मेसोपोटामियन थी ना, ईरान में नेबर्स ही थे। चाइनीज तो दूर हो जाती है, बीच में हिमालय आ जाते हैं, तो इनके साथ तो थोड़ा कॉन्टेक्ट रखना इतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये जो सिविलाइजेशन थी ना, काफी अच्छी सिविलाइजेशन थी, इनमें दोस्ती भी थी, प्यार मोहब्बत भी था, हर चीज थी। तो ऐसे हमें अवशेष मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं कि इनमें आपस में ट्रेड होता था। वो हम आगे आगे कवर करेंगे कि ट्रेड कैसे होता था। और ट्रेड होता था तो जो मेसोपोटामियन के जो लोग थे ना, मेसोपोटामिया के लोग, वो इसको मेलुहा नाम से बुलाते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो ये भी एक याद नाम रखना कि इसका एक और नाम मैं बता देता हूँ आपको, एंशिएंट पुराना नाम। मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को किस नाम से बुलाते थे? मेलुहा, ठीक है, मेलुहा। ये भी याद रखना आप। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वर्ड आ जाएगा आपको, ये कहाँ सुना सुना है, तो सुना ही नहीं, ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, टीचर्स को भी नहीं पता होता ये वर्ड। तो ये आप याद रखना, मेलुहा, मेसोपोटामिया। क्योंकि हमें जो सील्स वगैरह मिली है, सील्स भी चलती थी उस टाइम पे, ट्रेड होता था, सील से होता था, तो हम आगे पढ़ेंगे, भी कवर करेंगे। तो मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा नाम से बुलाते थे। ये हमारा कवर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स देखेंगे सबसे पहले हम, कि इसमें क्यों फीचर थे, क्यों हमने इसको अर्बन सिविलाइजेशन कहा। अब उस बारे में बात करते हैं, चलो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके फीचर्स। फीचर्स में भी हम बात करेंगे। अब आप खुद बताओ, कोई सिविलाइजेशन को कैसे, किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई अर्बन है या कोई रूरल है? हम उसको देख के कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, किस टाइप से मतलब घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, वहाँ पे मतलब ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वहाँ पे आपको वेयर हाउस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, मतलब काफी जो फैसिलिटीज हैं उन्हीं के बेसिस पे तो हम डिसाइड करते हैं ना कि ये हमारा अर्बन सेक्टर है, ये हमारा रूरल सेक्टर है, ये जगह अर्बन है, ये जगह रूरल है। तो वही सब हम पढ़ेंगे कि हम क्यों इसको हम डिसाइड करते हैं कि ये अर्बन है या रूरल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम टाउन प्लानिंग की। इस टाइम पे जो शहर था ना, सबसे पहले देखते हैं शहर। इस टाइम पे जो शहर था वो इन्होंने मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था मोस्टली। जितने भी हमें जगह मिले, हमें काफी 100 से ज्यादा हमें जगह मिल चुकी है। जो मोस्टली जो टाउन थे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। एक था आपका वेस्ट में और एक था आपका ईस्ट में। ये वाला हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। और जो ये वाला पार्ट था ना, ईस्ट वाला, ये थोड़ा मतलब नीचे था, मतलब ग्राउंड लेवल पे नीचे था, और ये वाला थोड़ा हाइट पे था। ये भी लिख देता हूँ, ये आपका हाइट पे हो गया और ये आपका लोअर टाउन था। ठीक है, जो हाइट पे था ना, ये साइज में छोटा था वेस्ट वाला, और ईस्ट वाला साइज में बड़ा था। इसके अंदर हमें काफी मेन मेन चीजें मिलती हैं, मॉन्यूमेंट्स भी बड़े बड़े मिलते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कि कुछ इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे छोटे घर थे, छोटे छोटे घर थे, मतलब जो आम जनता मोस्टली यहाँ पे रहती थी, ऐसा हमें माना है, एज्यूम किया है। तो हमें ये भी लग सकता है इस टाइम पे कि हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट लोग उस टाइम के, जो चीफ लोग हों, हेड होते हैं, जो किंग होते हैं मेनली, वो हमें इधर रहता होगा किंग, वेस्ट में। और इसको हमने एक नाम दिया है सीटाडेल। ठीक है, इसको नाम दिया है हमने सीटाडेल।
ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये एग्जाम में आ जाता है बहुत सी बार कि ये छोटा वेस्टर्न पार्ट को हम सिटाडेल कहते हैं या ईस्टर्न पार्ट को कहते हैं। तो याद रखना सिटाडेल नाम दिया है हमने वेस्टर्न पार्ट को, जो कि छोटा होता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग रहते थे या राजा रहते थे या जो भी मतलब है इनका कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो यहाँ रहता था। और जो आम जनता थी, आम लोग थे, वो ईस्ट साइड रहते थे बड़े वाले पार्ट में, जो कि लोअर टाउन भी था। और ये आपका हाइट में था वेस्टर्न, ठीक है। इसके अंदर याद रखना। और इसके अंदर देखते हैं हम ग्रिड पैटर्न, टाउन प्लानिंग में ही देखेंगे हम, ग्रिड पैटर्न था। ग्रिड पैटर्न का मतलब देखो, ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है ये, इनके जितने भी जो घर थे ना और आपका जो इनका पूरा शहर था, वो इन्होंने ग्रिड पैटर्न में बना रखा था। मतलब कि ये जो हो गए, जो मैंने लाइन डाली है ना, ये लगा लो ये रोड्स हैं, ठीक है, ऐसे, और बीच में घर हैं। अब आप सोचो, ये चीज तो हमें आज के डेट में भी नहीं मिलती। आज आप शहरों में जाओगे, गांव तो आप छोड़ ही दो, आप शहरों में जाओगे ना, आज भी हमें ये चीज नहीं मिलेगी देखने को। तो ग्रिड पैटर्न में था मतलब कि हर एक जो रोड था ना, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा था, मतलब मिल रहा था 90 डिग्री पे। देखो 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यही, और हर घर एक सिस्टमैटिक तरीके से था। हर घर के अंदर आपको दरवाजा मिल जाएगा, हर घर के अंदर आपको विंडोज मिल जाएंगी। और हर घर ये 1 से 2 स्टोरी तक था, मतलब 1 मंजिला 2 मंजिला, यहाँ तक भी घर देखे हमने, ठीक है। तो ग्रिड पैटर्न में था एक सबसे बड़ा, हमने ये देखा। इसके साथ हम देखते हैं कि जो ये जो घर बने हुए थे ना, ये ब्रिक्स के बने हुए थे। ब्रिक्स का मतलब है ईंट के। इससे पहले हमने कहीं नहीं देखा था। इससे पहले हमने एक मेगालिथिक में मैंने आपको एक शहर बताया था, उस शहर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने कौन सा शहर बताया था आपको, जहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन मैंने बताया था कि एक हमने ब्रिक का बना हुआ वहाँ पे जगह पे हमें मिली थी ब्रिक से बनी हुई चीजें। तो उस शहर का नाम आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स का यूज हुआ। बेक्ड मतलब जो हम भट्टी में डालते हैं ना, ईंट निकलती है, वैसे पका के जो ईंट बनती है, उनसे ये पूरा बना हुआ था। और इसको भी ना देखो, एक तो बेक्ड ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, ऊपर से इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाया हुआ है बिल्डिंग्स को। इंटरलॉकिंग का मतलब लॉक कर करके, जिससे कि मजबूती बढ़ जाती है। हम नॉर्मल ऐसे लगा देते हैं ईंटों को, उससे इतना मजबूती नहीं रहती। नॉर्मल आपको घर दीवार बना दी, लेकिन अगर हम इंटरलॉक कर करके बनाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है कि दीवार में ना मजबूती आती है, स्ट्रॉन्गनेस होती है। तो इन्होंने इंटरलॉकिंग पैटर्न का यूज किया था। तो ये सारी चीजें देखो, मतलब ये आज की बात नहीं कर रहा मैं, ये आपसे आज से मैं कई साल पुरानी बात कर रहा हूँ। इसका जो टाइम पीरियड है ना, मैं आपको टाइम पीरियड भी बता देता हूँ। इसका टाइम पीरियड हमें मिलता है 2500 BC के अराउंड, 3000 BC से 2500 BC तक। और कहीं कहीं पे हमें देखने के 1500 BC तक भी दिखा, ठीक है। ये इसका ये टाइम है। चैल्कोलिथिक पीरियड जो हमने देखा था ना, उसी के साथ साथ ये भी हमें देखने को मिलता है कि ये भी उसके साथ साथ ही चल रहा था। तो ये सारी चीजें। और एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, ये जो है ना एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ब्रॉन्ज एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे ना ब्रॉन्ज जो मेटल है, ब्रॉन्ज मेटल किससे बनी होती है? देखो, कॉपर प्लस टिन, ये दोनों मेटल है, इन दोनों को मिला के अलॉय बना देते हैं ब्रॉन्ज। जो हम मेटल वगैरह देखते हैं, फर्स्ट जो मेटल होता है वो होता है आपका गोल्ड का, सेकंड वाले को मिलता है सिल्वर का, जो थर्ड वाले को मिलता है वो ब्रॉन्ज का मिलता है। तो वो वाला ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो जो कॉपर, अब जो ये कॉपर लाते थे, ये कहाँ से लाएंगे? ये लाएंगे राजस्थान से ये लोग। और जो टिन लाते थे अफगानिस्तान से। तो इनको इस सब चीजों की भी नॉलेज थी इन लोगों को। एक तो कॉपर, देखो अलॉय बना दिया इन्होंने, कॉपर के साथ टिन को मिला के एक ब्रॉन्ज बना दिया इन्होंने। तो इतने डेवलप्ड थे इनकी अब सोचना इतनी बढ़ चुकी थी। अब देखेंगे आगे। ब्रिक्स से हमने देखा ही कैसे इन्होंने पूरा टाउन प्लानिंग, अपना टाउन प्लानिंग कैसे की थी, ठीक है। सीटाडेल के बारे में हमने जाना, इसके बाद हमने इंटरलॉकिंग देखा। अब हम बात करते हैं इसके इनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। इसका एक बार नोट कर लो या फिर आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा के फिर हम ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। हमने टाउन प्लानिंग देखा, अब हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम की।
देखो ड्रेनेज सिस्टम, देखो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, मतलब कि हमारा जो पानी है ना, पानी हम जो वेस्ट होता है हमारा पानी में, वो सारे नाले जैसे कहते हैं, नाले कहते हैं, ये सारे कैसे जाते हैं पानी वेस्ट, जो उन्हीं को नाले, जो सीवर सिस्टम होता है उसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, कि घर से कैसे हम जो पानी का जो वेस्ट है, जो भी वेस्ट हो कैसे बाहर आउट होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग क्या रोड पे ऐसे फेंक देते थे? नहीं, इन्होंने पूरा एक प्रॉपर गली बना रखी थी, नाले बना रखे थे जगह जगह पे। देखो मैंने आपको बताया था ना, ग्रिड पैटर्न में इनके घर थे। सपोज कि ये रोड है ऐसे, ठीक है, ये रोड है इनकी। अब इन्होंने जो ड्रेनेज सिस्टम था ना इनके, वो अलोंग द रोड था। अलोंग द रोड का मतलब रोड के साथ साथ ही इनकी छोटी छोटी नालियां जा रही थी, नाले जा रहे थे रोड के साथ साथ ही, ठीक है। और जगह इनको इन्होंने ना उसको कवर भी कर रखा था, कवर कर रखा था अच्छे से, ताकि बदबू वगैरह ना आए, मच्छर वगैरह ना हो। देखो कितनी, मतलब आज भी आप देखोगे ना गांव में जाओगे आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, कवर कर रखा था। और जगह जगह पे उन्होंने इंस्पेक्शन होल्स भी दे रखे थे। इंस्पेक्शन होल्स का मतलब, अगर मान लो कहीं पे कुछ फंस गया, स्टक हो गया कुछ, तो उसको चेक भी तो करना पड़ेगा ना। तो जगह जगह पर उन्होंने जगह छोड़ रखी थी, ताकि हम उनको हटा के, जैसे ढक्कन होता है, ढक्कन को हटा के फिर हम चेक कर सकें कि कुछ फंसा तो नहीं है। तो देखो अब ये भी इन्होंने, और ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने बाद में बनाया, जब इन्होंने पूरे टाउन की प्लानिंग की थी ना, हमें ये भी एविडेंस मिले कि ये सारी चीजें इन्होंने एक साथ ही करी थी। एक साथ ही इन्होंने मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया, एक साथ ही इन्होंने रोड बनाया, एक साथ ही इन्होंने घर वगैरह बनाए, ये सारी चीजें एक साथ हुई थी। और इसके साथ साथ हर घर, ड्रेनेज सिस्टम से ना हर घर कनेक्टेड था। हर घर का जो वेस्ट था ना, वो उस, जैसे घर में है, ठीक है, घर में कोई भी हम पानी वगैरह यूज कर रहे हैं, वो सारा छोटी सी नाली से होते हुए जो रोड पे जो मेन नाली जा रही है उसी से ही कनेक्ट हो जाता था हर घर। तो अब सोचो ये उस आज भी नहीं होता है। तो आज भी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर को स्कीम्स निकालनी पड़ती है टॉयलेट्स बनाने के लिए, ये सब करने के लिए। और ये आज की बात नहीं हो रही, यहाँ से देखो कितने साल पुरानी, 5 साल पुरानी बात हो रही है। 3000 BC, 2000 और जोड़ दो तो आज से हो जाएगा, 2000 और जोड़ दोगे तो आज से हो जाएगा 3000 प्लस 2000, 5000 साल पुरानी बात हो रही है। तो ये सारी चीजें हम देखने को मिलती है, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह मिलता है हमें, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं, इनका जो स्लोप था ड्रेनेज सिस्टम का, वो था नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ स्लोप था। इन्होंने देखो स्लोप भी बना रखा है। अब सोचो इन्होंने, चलो ये तो बना दिया, ये दिमाग आ गया कि चलो पानी कहाँ से निकालेंगे। अब इन्होंने स्लोप भी बना रखा है कि पानी अगर नॉर्थ टू साउथ ऐसे होगा तो पानी अगर हम यहाँ से डालेंगे तो ऐसे ही तो जाएगा ना, तभी तो स्लोप है, तभी तो पानी आगे जाएगा। तो उन्होंने वो भी कर रखा था। तो ये सारी चीज़ें से हमें पता चलता है कि ये कितने ज़्यादा अर्बन थे। ड्रेनेज सिस्टम देखा हमने, और इसके बाद हमने अभी इनका टाउन प्लानिंग देखी, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे इनके घर के बारे में, बात करेंगे इनके रिलीजियस लाइफ कैसी थी, इनका इकोनॉमिक कैसी थी, वो सारे हम आगे देखते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट, अब देखो वाटर मैनेजमेंट भी, उसके हम 3-4 पॉइंट देखेंगे कि उनका वाटर मैनेजमेंट उस टाइम पे कैसे था। अब सीधी सी बात है, जितनी भी हमें सिटीज़ मिली है ना, वो सारी की सारी किसी ना किसी नदी के किनारे पे थी। मतलब कि cities on the bank of river। फॉर एग्जाम्पल जो हमें हड़प्पा मिली वो रावी नदी है हमारी पंजाब में, उसके किनारे पे थी। और जो हमें मोहनजोदड़ो मिली वो हमारी जो इंडस रिवर है उसी के किनारे पे थी, ठीक है। तो हर सिटी किसी न किसी रिवर के किनारे पे थी। इसका मतलब ये है कि उनको पानी की कोई कमी नहीं होने वाली, कि नदी के किनारे पे पानी की कमी नहीं होगी। और इसके अलावा हम बात करते हैं, हर घर में ना हर घर में हमें कुएं मिले हैं, वेल्स मिले हैं मोस्टली। इसका मतलब है घर में ही कुआं उन्होंने खोद रखा है, बना रखा है। तो इससे अच्छी और बात क्या होगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो हमें स्टेप वेल्स मिले हैं। स्टेप वेल्स होते हैं ना, मतलब एक सोसाइटी में के लिए ही एक अलग अलग गांव में हम बना देते हैं कॉमन, ताकि यूज़ कर सकें उस पानी को, अब खोद के ज़मीन को, और सीढ़ियाँ बना देते हैं, और जो पानी होता है उसको कॉमनली यूज़ करते हैं, चाहे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। स्टेप वेल्स हमें बहुत सारे मिले हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि मोस्टली हर घर में
हमें टॉयलेट्स मिले हैं। अब इससे बड़ा मैं अर्बनाइजेशन का क्या साइन दूँ आपको, आज भी हमारे कंट्री में ना हर घर में टॉयलेट नहीं होगा, तो वही उस टाइम पे हर घर में हमें टॉयलेट मिले मोस्टली। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा अर्बन है। हमने वाटर मैनेजमेंट देखा, अब हम बात करते हैं आगे, हम इनकी प्राइवेसी के बारे में बात करेंगे। देखो प्राइवेसी में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। प्राइवेसी में जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी इनके जो घर थे ना वो 1 स्टोरी से डबल स्टोरी तक थे। सिंगल, कोई कोई सिंगल थे, कोई कोई डबल थे, डबल स्टोरी, ठीक है। मतलब 1 मंजिला 2 मंजिलियाँ ऐसे थी। और जो भी इनका जो रूम था ना वो रूम्स थे वो कोर्टयार्ड मतलब आंगन के आसपास रूम थे। मतलब देखो इस टाइप से थे, मैं आपको बताता हूँ। ये इनका आंगन हो गया और इसके चारों तरफ मतलब यहाँ पे रूम्स थे इस टाइप से। आपने देखा होगा कि आजकल मूवीज़ वगैरह में भी, सीरीज़ वगैरह में भी दिखाते हैं कि बीच में आंगन हो जाता है, घर के चारों बीच में आंगन और घर हमारे कमरे वगैरह उसके चारों तरफ हो जाते हैं। तो ये टाइप के यहाँ पे इनका रूम्स थे। तो इसको भी लिख देते हैं। और एक प्राइवेसी का पॉइंट इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हमें विंडोज़ वगैरह थी घर के अंदर, उनका जो फेस था ना विंडो का, खिड़की का मुंह कभी भी रोड की तरफ नहीं था। फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे हम देखेंगे आज भी हम जो रोड गलियां देखते हैं ना, तो जो खिड़कियाँ होती है रूम्स की, उनके गलियों का जो विंडो होती है, रूम की विंडो होती है, उनका जो फेस होता है वो गली की तरफ था। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं मिलता, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन हो जाता है। तो जो विंडो थी, विंडोज़ का जो फेस था ना वो हमारा उन स्ट्रीट की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लिख देते हैं विंडो। ठीक है, हाउसेस देख लिए हमने, उसके बाद हमने रूम्स वगैरह देख लिए, विंडोज देख लिए। इसके अलावा एक चीज़ और आप याद रखना कि जो बाथरूम थे ना वो भी अलग से था, सेपरेट बाथरूम्स। टॉयलेट्स अलग है, नहाने वाली व्यवस्था भी अलग है, ठीक है। इसके अलावा अब हमें इसमें काफ़ी कुछ भी मिलता है, जैसे ग्रेनरीज मिलती है हमें, स्टेप वेल्स मिलते हैं अलग अलग पे। और आपका ग्रेनरीज हो गई, स्टेप वेल्स हो गए, और हमें रिजर्वायर्स मिलते हैं एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो ये हमने वाटर मैनेजमेंट देखा, प्राइवेसी देखी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका इकोनॉमिक लाइफ, इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। चलो बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। तो जो इनका जो ट्रेड था ना, सबसे पहले देखो जो ट्रेड था, इनका जो ट्रेड था 2 तरीके का ट्रेड करते थे। एक करते थे इंटरनल, एक करते थे एक्सटर्नल। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सटर्नल ट्रेड ये किससे करते थे, मैंने अभी आपको बताया था ना, मेसोपोटामिया वाली जो सिविलाइजेशन थी उससे इनका एक्सटर्नल ट्रेड होता था, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलता है कि इनका मेसोपोटामिया से एक्सटर्नल ट्रेड होता था कि नहीं होता था। हमें काफ़ी ज़्यादा ना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ की सील्स हमें वहाँ पे मिली है, वहाँ की सील्स हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस हमें यहाँ पे मिले हैं, तो जिससे हमने अंदाज़ा लगाया कि हाँ हो सकता है कि ये आपस में ट्रेड करते थे, इनके लिंक्स थे। और हमें काफ़ी मतलब रिटर्न रिकॉर्ड्स भी मिले हैं, लेकिन हम अभी इसको ना समझ नहीं पाए, इनके जो नोट्स वगैरह, इनके जो हमें जो रिकॉर्ड्स मिले हैं रिटर्न में, उनको हम अच्छे से भी पढ़ नहीं पाए। हिस्टोरियंस अभी भी उसमें काम कर रहे हैं। अब इंटरनल की बात करते हैं। देखो इंटरनल ट्रेड इनका होता था आपस में ही, मतलब सपोज कि सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये एक हड़प्पा हो गया, ये मोहनजोदाड़ो हो गया, ये लोथल हो गया, ये कालीबंगन हो गया, ये आपका राखीगढ़ी हो गया, ये आपस में ही ट्रेड करते थे। तो इनका जो मेन सेंटर था ना वो था आपका मोहनजोदाड़ो। और उस टाइम पे चलता था बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम है कि सपोज कि कोई किसान है और कोई आपका कोई फार्मर हो गया और कोई आपका ट्रेडर हो गया। जो फार्मर है उसको कोई सामान चाहिए ट्रेडर से, तो वो अपना कोई अनाज
कोई ग्रेन्स वगैरह उसको देगा ट्रेडर को, ट्रेडर बदले में उसको कुछ जो उसको चाहिए होगा वो देगा। मतलब आपस में कॉइन्स वगैरह नहीं चलते थे, आपस में ऐसे ट्रेड करते थे। कॉइन्स की जगह सील्स का यूज़ करते थे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे सील्स कैसी होती थी, इनकी क्या होती थी, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम इतना याद रखो बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है, अब आगे हम इकोनॉमिक लाइफ में इनकी बात करेंगे। ट्रेड देखा हमने, याद रखना इनका जो मेन ट्रेड सेंटर था, ये तो हमने मोहनजोदाड़ो इंटरनल ट्रेड का था। एक्सटर्नल ट्रेड का था इनका लोथल। ठीक है, लोथल ये गुजरात के अंदर है। यहाँ से क्या है कि ये इनका जो डॉकयार्ड भी था लोथल, याद रख लो डॉकयार्ड। डॉकयार्ड होता है जहाँ पे जहाज वगैरह खड़े रहते हैं, बोट वगैरह खड़ी रहती थी, काफ़ी रिपेयर वगैरह होती है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। ये मतलब इनका एक कोस्टल लाइन पे है लोथल। यहाँ से ये मेसोपोटामिया से एक तो इनका लैंड रूट से ट्रेड होता था, लैंड के तरीके से सामान ले जाते थे, और दूसरा सी रूट से लोथल इनका जो मेन सेंटर था वो था। इसके बाद हम बात करेंगे इनके ऑक्यूपेशन के बारे में। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था ना वो था इनका एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर करते थे ये, बार्ले, व्हीट, राइस, पल्सेस, ठीक है, स्पाइसेस भी उगाते थे, ये सारी चीज़ें हम ये उगाते थे। लेकिन इनके अंदर एग्रीकल्चर में एक चीज़ याद रखना कि जो इनको नॉलेज नहीं थी वो थी शुगर केन की। शुगर केन होते हैं ना, गन्ने की इनको नॉलेज नहीं थी, इनको पता नहीं था गन्ने के बारे में, हमें गन्ने के एविडेंसेस नहीं मिलते। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर तो इनका मेन ऑक्यूपेशन हो गया। और इसके बाद इनके जो अलग बाकी के ऑक्यूपेशन थे वो थे आपका पोल्ट्री मेकिंग। पोल्ट्री में भी आप याद रखना कि ये व्हील का यूज़ करते थे। व्हील होता है ना, किसान भी आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में कि चक्का होता है, उसके ऊपर बीच में रखता है और वो घूमता रहता है, तो वो ऐसे उसको शेप देता रहता है, तो पोल्ट्री के व्हील से यूज़ करते थे। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि पोल्ट्री हो गई। और हाँ, पोल्ट्री में भी याद रखना रेड एंड ब्लैक वेयर। चैल्कोलिथिक में भी हमने पढ़ी थी रेड एंड ब्लैक वेयर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी रेड एंड ब्लैक वेयर पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग इंडस्ट्री भी थी। इंडस्ट्री कैसे, एक आपका बीड्स की थी, मोतियों की, ठीक है, और आपका ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते थे। ऑर्नामेंट्स भी किस किस के बनते थे, फॉर एग्जांपल आपके गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, टिन के भी, और आपके ब्रोंज के तो है ही। इस टाइम पे जो हमें ज़्यादातर जो चीज़ें मिली ना, इसलिए हमें ब्रोंज ही मिली, इसलिए इसको हम ब्रोंज एज भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ पे ले देता हूँ ब्रोंज एज, याद रखना। ठीक है, और आपका ये इसके अंदर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि आयरन, इन लोगों को पता नहीं था आयरन के बारे में। आयरन के हमें एक भी एविडेंस नहीं मिलता इस एज में, तो यहाँ पे याद रखना कि आयरन नॉट नोन। ठीक है, आयरन हमें नहीं मिलता यहाँ पे, बाकी मेटल मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, कॉपर मिलता है, टिन मिलता है, ब्रोंज मिलता है, पर आयरन नहीं मिलता हमें। इसके साथ साथ यहाँ पे बच्चों के लिए सामान भी मिलता था, मतलब बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना, टॉयज़ भी होते थे। टॉयज़ आपके टेराकोटा के होते थे। टेराकोटा एक मिट्टी है अलग स्पेशल टाइप की, उसके टॉयज़ बनते थे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ऑक्यूपेशन में हम देखेंगे कॉटन क्लोथ्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद कॉटन क्लोथ्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। इनके जो सर्दियों के जो कपड़े होते थे वो अलग होते थे, गर्मियों के अलग होते थे। वुलन क्लोथ्स भी थे, याद रख लेना यहाँ पे, वुलन क्लोथ्स। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स हो गया, वुलन क्लोथ्स हो गया, तो मतलब हमें देखने को मिलता है काफ़ी कुछ स्टार्ट हो चुका था, काफ़ी कुछ स्टार्ट हो चुका था। इसका मतलब है कि जैसे हमने पहले देखा मेटल्स भी स्टार्ट हो गया, काफ़ी सारे मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज, आयरन इनको पता नहीं था। इसके साथ हमने टॉयज़ देख लिए, मिट्टी के भी खिलौने हो देख लिए, हमने यहाँ पे रेड एंड ब्लैक वेयर भी देख लिया, व्हील्स वगैरह के जो पोल्ट्री पे बना रहे हैं वो सारी चीज़ें देख ली, एग्रीकल्चर देख लिया। ठीक है, तो एक तरह से आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ये चीज़ें हो रही है ना, इकोनॉमिक इनकी जो लाइफ है, ये भी एक अर्बन लाइफ है। मतलब कि आज के टाइम में आप देखोगे ना, उस टाइप की लाइफ है इनकी, अर्बन लाइफ। ठीक है, ये हमने इकोनॉमिक लाइफ देख ली। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम कवर करते हैं इनकी जो सोशल और कल्चरल लाइफ थी ना, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सोशो कल्चरल लाइफ, इनकी जो सोशो कल्चरल लाइफ है उसके बारे में। अब देखो,
जो ये लोग जो पूजा करते थे ना, मेनली काफ़ी चीज़ों की पूजा करते थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मेन पूजा करते थे नेचर की पूजा। तो नेचर की पूजा करते थे लोग। नेचर जैसे इनको पानी कौन दे रहा है, नदी दे रही है, सिंधु माँ की पूजा करते थे। पानी इनको सिंधु जो मेन रिवर है उसकी पूजा करते थे। और बारिश हो गई, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, हमने भी देखा, तो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बारिश की पूजा हो गई। फिर वहाँ से वन की पूजा हो गई, जहाँ से उनको मतलब जंगलों की पूजा करते थे। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि नेचर की पूजा करते थे लोग, ठीक है। इसके अलावा हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है मेल में ये पशुपति नाथ की पूजा करते थे। पशुपति नाथ हमें सील्स मिली हैं, एक मतलब एक इंसान कोई बैठा हुआ है उसके ऊपर और उसके हॉर्न्स हैं, सींग है उनके, और तो वो मेनली माना जाता है पशुपति नाथ का नाम दिया है इन्होंने कि पशुपति नाथ थे वो। और फीमेल में मदर गॉडेस, ठीक है, ये याद रखना। और ऐसा भी माना जाता है जो पशुपति नाथ थे ना, वो शिव जी को ही इन्होंने, वो शिव जी ही होंगे, हम इनसे लिंक कर पाते हैं उनको, पशुपति नाथ को शिव से, ये याद रखना। फीमेल में मदर गॉडेस, मेल में पशुपति नाथ। इसके अलावा हम बात करते हैं हमें जो सील्स भी मिली है पशुपति नाथ की, देखो जैसे ये पशुपति नाथ है ना, इनकी हमें सील्स मिली है। सील्स के अंदर भी ना वो कह रहा हूँ एनिमल्स वगैरह काफ़ी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एलिफेंट, ठीक है, उसके बाद आपका राइनो, बफेलो, डियर, और आपका एलिफेंट हो गया, राइनो हो गया, बफेलो हो गया, डियर हो गया, और आपका एक और एनिमल था टाइगर, ठीक है, टाइगर भी था। तो 5 एनिमल की हमें सील्स मिली पशुपति नाथ की, इनके चारों तरफ थी। तो ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से बताओ जो सील्स मिली इनमें से कौन सा एनिमल नहीं था। आपको 4 इनमें से नाम दे देंगे, एक आपको दे देंगे लाइन दे देंगे। फॉर एग्जांपल लाइन याद रखना, लाइन यहाँ पे हमें लाइन के बिल्कुल भी अवशेष नहीं मिलते। क्रोकोडाइल मिला है, आपका बफेलो मिली है, डियर मिला है, राइनो मिला है, एलिफेंट मिला है, टाइगर मिला है, लाइन नहीं मिला, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे लाइन अननोन था, नोन नहीं था। इसके अलावा ये लोग लिंगम एंड योनी, इसकी भी वर्शिप काफ़ी पॉपुलर थी। ठीक है भाई, ये हो गया आपका नेचर देखा हमने, पशुपति नाथ देखा, ये देखा। और हमें एक सील और मिलती है यूनिकॉर्न की। यूनिकॉर्न एनिमल होता है ना एक, ऐसा माना जाता है उसकी भी वर्शिप करते थे। आज की डेट में तो यूनिकॉर्न एक ऐसा कहते हैं इमेजिनरी एनिमल है, लेकिन हमें एक एनिमल मिलता है उसके मतलब इधर माथे पे एक सींग सा होता है, तो ऐसा हम अंदाज़ा लगाते हैं, हो सकता है कि ये यूनिकॉर्न ही हो। इसमें ये, इसके अलावा ये लोग ट्रीज़ की भी पूजा करते थे। ट्रीज़ में पीपल का पेड़, ठीक है, आपका एनिमल में इसके अलावा बफेलो की, और आपका बर्ड्स में डव या फिर पिजन। तो ये सारी चीज़ें भी हमें याद रखने की, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। बफेलो हो गया, या फिर वो बुल, बुल भी कह सकते हैं उसको आप, बफेलो या बुल। पीपल का पेड़ हो गया, और आपका पिजन है डव। आज के टाइम पे लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ में भूत होता है। देखो उस आप इवन कि आप हमारा जो वेद वगैरह लिखे हैं ना, उस टाइम से देखे जाओगे तो पीपल के पेड़ को हमें पूजते हैं, एक मतलब देवता मानते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे लोग कहते हैं कि इसमें भूत रहता है, इसमें मत रहा। उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, जब वो पढ़ेंगे ना ऋग्वेद वगैरह तब हम बात करेंगे उस बारे में कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के पास रात को नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ से अब वो भी मिलते हैं, क्या कहते हैं, फायर अल्टर्स, जो कि इनकी सोशो इकोनॉमिक लाइफ भी बताता है, सोशो कल्चरल लाइफ। फायर अल्टर्स जिनको कहते हैं हवन कुंड, हवन करेंगे, ठीक है, फायर अल्टर्स मिलते हैं। इसके बाद और ये कहाँ पे मिलते हैं ये भी याद रखना, ये आपके लोथल और कालीबंगन जगह है दोनों गुजरात में। कालीबंगन मेनली जो कालीबंगन थी ना, ये इनकी जो वो कहते हैं इनकी जो बीड्स वगैरह, बैंगल्स वगैरह बनते थे, ऑर्नामेंट्स बनते थे, उनकी फैक्ट्री थी कालीबंगन में, वहीं से नाम पड़ा है, काले कलर की थी इसलिए कालीबंगन, बैंगल से बंगन, कालीबंगन, ठीक है, याद रखना। लोथल इन गुजरात में जिनकी पोर्ट सिटी थी कालीबंगन। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं इनकी, हम वो देखते हैं इनका जो मतलब डेड बॉडीज़ के साथ ही क्या करते थे मतलब कि
कैसे दफनाते थे या कैसे क्या मतलब करते थे उनके साथ, डेड बॉडीज, कोई मर जाता था तो उसके साथ देखो, एक तो उनको जो लिटाते थे, हमने चैल्कोलिथिक एज में भी देखा था कि नॉर्थ टू साउथ इनकी डायरेक्शन रखते थे, फेस इनका नॉर्थ की तरफ और बाकी के जो पैर हैं इनके वो साउथ की तरफ, तो नॉर्थ टू साउथ अगर ये दफनाते थे तो यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें मिलती है। एक हमें बरियल की भी मिलती है, बरीज की, कि बरी भी करते थे, मतलब दफनाते भी थे। जैसे आज के टाइम में क्रिश्चियन होते हैं आपके और आपके मुस्लिम्स होते हैं, ये सारे दफनाते हैं, ठीक है। और जो हिंदू होते हैं ये हम जलाते हैं, हम क्रिमिनेट करते हैं, तो क्रिमेशन के भी हमें मिलते हैं, क्रिमिनेशन के, ठीक है। तो इसमें हमें काफ़ी एविडेंस मिलते हैं, बरी के भी मिलते हैं, क्रिमिनेट के भी मिलते हैं। तो ये भी एक याद रखना, सोशो कल्चरल लाइफ इनकी, ठीक है, ये हो गई। अब आगे हम बात करते हैं इनकी जो डिक्लाइन कैसे हुआ इनका, उसके बारे में बात करेंगे। चलो डिक्लाइन से पहले इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर हम इनकी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, आगे से अच्छा हम अभी पढ़ लेते हैं इनके स्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं इनके स्क्रिप्ट के बारे में। हमें जो स्क्रिप्ट मिलती है, मतलब कि रिटन रिकॉर्ड्स में मिलते हैं, वो सब देखो, इनकी जो स्क्रिप्ट है ना उसको कहते हैं पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफी यूज़ करते थे। मतलब कि इनकी कोई ऐसे, जैसे हम अल्फ़ाबेटिकल यूज़ करते हैं ना, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, ये ऐसे यूज़ नहीं करते थे, ये लोग पिक्चर बनाते थे। मतलब कि जैसे कि इंसान है, उसकी पिक्चर बना दी, जानवर है, जानवर की पिक्चर बना दी, ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, साइंस यूज़ करते हैं, ऐसा साइन। तो पिक्टोग्राफी इनकी जो वो थी, स्क्रिप्ट वो थी पिक्टोग्राफी। और इसके अंदर ना अभी भी काफ़ी कुछ हम मतलब डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी हिस्टोरियंस लगे हुए हैं, मैनी अभी भी अनडिकोडेबल है। मतलब कि अभी भी हम काफ़ी पिक्टोग्राफी को, इनकी जो लैंग्वेज थी उसको हम सीख नहीं पाए हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो ये स्टाइल यूज़ करते थे, अब बात करते हैं इनके स्टाइल की। जो स्टाइल यूज़ करते थे वो करते थे पहले लेफ्ट से, लेफ्ट टू राइट, मतलब कि पहले लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर राइट पे लिखेंगे, और फिर जो नेक्स्ट लाइन है वो ये राइट से स्टार्ट करते थे टू लेफ्ट। मतलब कि पहले लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट पे जाएंगे, फिर वहीं से उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लाइन पे, और फिर लेफ्ट में जाएंगे, फिर वहीं से लेफ्ट से नीचे स्टार्ट करेंगे राइट में। मतलब जो ये वाला जो स्टाइल है ना, इसको अपने एक नाम दिया है, इसको कहते हैं बोस्टोफेडन। ठीक है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। एक ये याद रखना, पिक्टोग्राफी या पिक्टोग्राफिक इनकी स्टाइल वो थी, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, और जो स्टाइल था इनका वो बोस्टोफेडन था, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर दो याद रखना। हमने स्क्रिप्ट भी इसकी पढ़ ली अच्छे से। अब हम जो बात करेंगे आगे, वो हम बात करेंगे इनके जो डिक्लाइन था उसके बारे में। अब देखो डिक्लाइन, इनका जो डिक्लाइन है ना, इनका डिक्लाइन अभी तक हिस्टोरियंस को नहीं पता चला कि इनका इस जो इतनी अच्छी जो सिविलाइजेशन चल रही थी, इसका डिक्लाइन क्यों हुआ, कैसे हुआ। सब ने अपनी अपनी थ्योरीज दी है कि हो सकता है कि यहाँ पे बाढ़ आ गई हो इंडस रिवर में, तो जितनी भी इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें भी बाढ़ आ गई हो सकता है ऐसे इसका डिक्लाइन हुआ है। ये आज तक नहीं पता चला हमें इनका कि डिक्लाइन क्यों हुआ। और हम ये डिक्लाइन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो हम कल्चर पढ़ते हैं वो आता है हमारा वैदिक एज, ठीक है। ये बिल्कुल ही अर्बन सिविलाइजेशन थी, और जो वैदिक एज है ये बहुत रूरल सिविलाइजेशन है। यहाँ पे शहरीकरण है, यहाँ पे पूरा गांव का कल्चर है। फॉर एग्जांपल हम वेद देखते हैं, वेद वगैरह देखते हैं ना, झोपड़ी बनी हुई है, मतलब कि मिट्टी के घर हैं, झोपड़ी बनी है, उस टाइप के आप देखते हो, रामायण के टाइप के, तो वो वैदिक एज, ये उससे पहले की बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं पक्के मकान है, काफ़ी कुछ। तो आपने बहुत ही मतलब ऐसा कम होता है कि जब कहीं एक मतलब अर्बन सिविलाइजेशन के बाद कोई रूरल सिविलाइजेशन आती है, तो ये काफ़ी चीज़ें ना मतलब इंटरेस्टिंग लगती हैं और काफ़ी हैरान कर देती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पहले कोई शहर है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हम डेवलपमेंट ही करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा भी यहाँ पे शहरीकरण है, हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे पूरा रूरल सोसाइटी आ जाती है, ठीक है। तो इसके डिक्लाइन के भी काफ़ी कारण है। कोई कहता है फ्लड आ गई थी,
कोई कहता है सूखा पड़ गया था, नदी सूख गई थी, इंडस रिवर डॉट, ठीक है। कोई कहता है कि इसके बाद जैसे हम वैदिक एज पढ़ते हैं, इस टाइम में हम पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में, आर्यंस का अराइवल। तो कोई कहता है आर्यंस ने अटैक कर दिया था इनके ऊपर, जिसके हमें जो इनके जो वो हैं क्या कहते हैं, इनके जो एविडेंस है हमें ऋग्वेद में भी मिलते हैं, जैसे हरयूप करके। तो कोई कहते हैं आर्यंस का अराइवल, आर्यंस के साथ इनकी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, आर्यंस ने अटैक करा, जिसका हमें एविडेंस ऋग्वेद में भी मिलता है। हरियूप, इसमें क्या है, क्योंकि हरियूप में भी, हरियूप की जो लड़ाई है उसमें भी यही बताया गया है कि रावी नदी के आसपास जो भी सिविलाइजेशन थी एक, उसके ऊपर अटैक करा था आर्यंस ने, तो जो कि रावी नदी के आसपास तो हड़प्पा थी, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा मानते हैं, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही हुआ था, ये तो सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, ठीक है। फ्लड आ गई, ड्रॉट हो गई, कोई कहता है अर्थक्वेक आ गया था, कोई कहता है कोई बीमारी आ गई थी, डिजीज आ गई थी। तो मतलब ये इसका कोई डिक्लाइन ना कोई फिक्स नहीं है, सब हिस्टोरियंस ने अपने अपने थ्योरीज दी हैं, तो इसलिए हमने कोई एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक कि काफ़ी हम थ्योरीज पढ़ते हैं, मतलब ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, हमने इसका जो फीचर्स हैं वो भी कवर करें इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि जो हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें हम जो कवर करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर देना कि ऐसा कौन सा सिटी मैंने आपको चैल्कोलिथिक एज में बताया था जिसके अंदर हमें बर्न्ट ब्रिक्स के भी एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स के यहाँ पे तो मिलते ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। चैल्कोलिथिक एज में मैंने आपको कौन सा बताया था, वो शहर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।